क्या ये मुमकिन है कि भारत के 3 सबसे शक्तिशाली राजा अपनी पूरी सेना के साथ मिल जाएं, एक साथ मैदान में खड़े हों और फिर भी मुट्ठी भर विदेशी सैनिकों को हरा ना पाएं? मतलब पहली बार सुनने में तो ये किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल एकदम किसी कहानी जैसा। लेकिन ऐतिहासिक वास्तविकता यही है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम लोग ठीक इसी चौंकाने वाली ऐतिहासिक घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और हमारा आज का विषय है 1764 का बक्सर का युद्ध। ये वो युद्ध था जिसने बिहार के बक्सर के मैदानों में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया था। सही कहा। आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें गहराई से ये समझना है कि अगर 1757 के प्लासी के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत का सिर्फ दरवाजा खोला था, तो बक्सर के युद्ध ने उन्हें पूरे घर का यानी पूरे भारत का असली मालिक कैसे बना दिया। एकदम सही। अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखा जाए ना, तो एक बड़ा वैचारिक सवाल उभर कर आता है। मतलब प्लासी का युद्ध एक तरह से फिल्म का सिर्फ एक ट्रेलर था जिसमें छल और कपट का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन बक्सर पूरी पिक्चर थी। हाँ, ट्रेलर और पिक्चर वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। तो आखिर एक व्यापारिक कंपनी जो हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ मसाले और सूती कपड़े खरीदने आई थी, वो अचानक से रातों रात इतने बड़े देश के भाग्य की विधाता कैसे बन गई? इसी रहस्य को आज डिकोड किया जाएगा। और इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें युद्ध के कारणों को समझना होगा। तो इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। बिल्कुल। प्लासी जीतने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। लेकिन जब मीर जाफर उनकी पैसों की अंतहीन भूख को शांत नहीं कर पाया ना, तो उन्होंने उसे हटाकर मीर कासिम को सत्ता सौंप दी। रुको, यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब जिस व्यक्ति को खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों से सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, जो उनका अपना चुना हुआ मोहरा था, उसी से उनका इतना भयंकर युद्ध क्यों हो गया? तार्किक रूप से तो मीर कासिम को हमेशा उनके प्रति वफादार रहना चाहिए था ना। हाँ, और यही ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक चूक थी। कंपनी के अधिकारियों ने ये मान लिया था कि मीर कासिम भी पिछले नवाबों की तरह बस एक रबर स्टैंप या कठपुतली बनकर रहेगा। जो कि वो था नहीं। बिल्कुल नहीं। मीर कासिम की सोच बिल्कुल अलग थी। वो एक स्वतंत्र और संप्रभु शासक की तरह राज करना चाहता था। उसने सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर ली, ताकि वो अंग्रेजों की दखलंदाजी से थोड़ा दूर रह सके। एक बहुत ही कूटनीतिक कदम। हाँ, और इतना ही नहीं, उसने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन केवल राजधानी बदलने या सेना को आधुनिक बनाने से तो युद्ध नहीं होते। मतलब युद्ध के पीछे हमेशा कोई ना कोई गहरा आर्थिक कारण होता है। बिल्कुल, पैसा हमेशा बीच में आता है। और इस मामले में वो सबसे बड़ा विवाद था व्यापार और टैक्स का विवाद। इसे इतिहास में दस्तक या फ्री पास का विवाद भी कहा जाता है। उस समय बंगाल में व्यापारिक व्यवस्था पूरी तरह से असंतुलित हो चुकी थी। वो कैसे? देखिए, कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन समस्या ये थी कि कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इस दस्तक का गलत इस्तेमाल करने लगे थे। अरे, मतलब वो अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए भी उस पास का फायदा उठा रहे थे। इसे और स्पष्ट रूप से समझा जाए तो विदेशी व्यापारी बिना कोई कर चुकाए अपना माल बेच रहे थे, जबकि उसी बाजार में जो भारतीय व्यापारी थे उन्हें हर कदम पर भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। एकदम सही। इस भारी असमानता के कारण भारतीय व्यापारी तो पूरी तरह से बर्बाद हो रहे थे और बंगाल के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। अगर इस आर्थिक तंत्र को आज की दुनिया के एक उदाहरण से समझा जाए ना, तो ये बहुत साफ हो जाएगा। हाँ, बताइए। में की जा सकती है कि किसी देश में एक बहुत बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनी आ जाए। उस कंपनी को सरकार की तरफ से छूट मिल जाए कि उसे कोई जीएसटी, कोई इंपोर्ट ड्यूटी या कोई भी टैक्स नहीं देना है। अच्छा। जबकि उसी देश के जो छोटे दुकानदार हैं और व्यापारी हैं, उन्हें 30% टैक्स देना पड़े। जाहिर है, स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी। बिल्कुल ढह जाएगी, कोई मुकाबला ही नहीं बचेगा। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इस ताकत का खुलेआम दुरुपयोग किया, तो मीर कासिम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। हाँ, मीर कासिम ने एक बेहद साहसिक फैसला लिया। उसने ऐलान कर दिया कि अगर अंग्रेज टैक्स नहीं देंगे तो अब से कोई भी टैक्स नहीं देगा। क्या बात है। उसने बंगाल के सभी स्थानीय और भारतीय व्यापारियों के लिए भी व्यापार को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया। एक झटके में उसने व्यापारिक मैदान सबके लिए बराबर कर दिया। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ,
क्या मीर कासिम का ये फैसला उसके खुद के खजाने के लिए नुकसानदायक नहीं था? मतलब बिना टैक्स के कोई भी नवाब अपना राज्य कैसे चला सकता था? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मीर कासिम ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसे अल्पकालिक आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन ये राज्य की अर्थव्यवस्था को विदेशी एकाधिकार से बचाने का एकमात्र तरीका था। लंबी रेस का घोड़ा था वो। बिल्कुल। हालांकि यह कदम अंग्रेजों के लिए बर्दाश्त से एकदम बाहर था। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया सिर्फ व्यापारिक नुकसान तक सीमित नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा था। उनका गुस्सा इस बात पे ज्यादा था कि एक भारतीय शासक, जिसे उन्होंने खुद गद्दी पे बैठाया था, वो उनके बराबर आकर कैसे खड़ा हो सकता है। उनका अहंकार आहत हो गया था। एकदम। यह उनके अहंकार, उनके नस्लीय वर्चस्व और उनकी शक्ति पर सीधा प्रहार था। इसी अहंकार के टकराव ने अंततः कूटनीति के सारे दरवाजे बंद कर दिए और युद्ध की आग भड़का दी। और जब कूटनीति विफल होती है तो तोपें बोलती हैं। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कई छोटे छोटे संघर्ष हुए शुरू में। इन शुरुआती सैन्य छापों में मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा और उसे अपनी राजधानी छोड़नी भी पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जी नहीं। मीर कासिम को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुशासित सेना का वो अकेला सामना तो नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चली। उसने एक महागठबंधन का निर्माण किया, जिसे हम ग्रैंड अलायंस कहते हैं। ये कोई सामान्य कूटनीतिक समझौता नहीं था। उस समय के भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ये एक अभूतपूर्व कदम था। बिल्कुल। और सीखने वालों के लिए यहाँ ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में इस गठबंधन से जुड़े कई सवाल गहराई से पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महागठबंधन में भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियां शामिल थीं। पहला नाम था खुद मीर कासिम, जो बंगाल का निष्कासित नवाब था। ठीक है। दूसरा नाम था शुजाउद्दौला, जो अवध का बेहद ताकतवर नवाब था और जिसके पास एक विशाल सेना थी। और तीसरा सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक नाम था शाह आलम द्वितीय, जो पूरे भारत का मुगल सम्राट था। मतलब एक तरफ भारत की ये 3 महान शक्तियां अपनी विशालकाय सेनाओं, हाथियों, घुड़सवारों और पारंपरिक तोपखानों के साथ खड़ी थीं। इस गठबंधन की सेना में लगभग 40,000 से ज्यादा सैनिक थे। बहुत बड़ी संख्या है ये। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसमें मात्र 7,000 के आसपास सैनिक थे। इस सेना का नेतृत्व एक बेहद चतुर, क्रूर और अनुशासित सैन्य अधिकारी कर रहा था। और उस अंग्रेज सेनापति का नाम था हेक्टर मुनरो। हाँ, हेक्टर मुनरो। यह एक ऐसा नाम है जो अक्सर इतिहास के सबसे जटिल सवालों में उभर के आता है। परीक्षाओं के लिए इसे याद रखना बहुत फायदेमंद है। तो एक तरफ 40,000 की विशाल फौज और दूसरी तरफ सिर्फ 7,000 की अनुशासित टुकड़ी। संख्या बल को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि भारतीय गठबंधन को ये युद्ध कुछ ही घंटों में जीत लेना चाहिए था। मतलब गणित तो यही कहता है। बिल्कुल। लेकिन 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर के मैदान में असलियत सामने आई, तो परिणाम पूरी तरह से उलट थे। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भारतीय पक्ष युद्ध बहुत ही बुरी तरह हार गया। ये हिस्सा सच में अक्सर तार्किक रूप से उलझन में डाल देता है। हाँ, हर किसी को यही लगता है कि आखिर 3 राजाओं की विशाल सेना हार कैसे गई। इसका जवाब सैन्य विज्ञान और युद्ध के मैदान की वास्तविकता में छिपा है। देखिए, हार के पीछे केवल एक कारण नहीं था। पहला और सबसे बड़ा कारण था एकता और आपसी तालमेल की कमी। मतलब कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। बाहर से देखने में वे एक गठबंधन थे, लेकिन अंदर से उनके बीच कोई स्पष्ट संचार नहीं था। युद्ध के मैदान में अवध की सेना अलग रणनीति अपना रही थी और मीर कासिम के सैनिक अलग दिशा में भाग रहे थे। अरे बाप रे। कोई एक सर्वोच्च कमांडर नहीं था जो पूरी 40,000 की सेना को एक साथ निर्देशित कर सके। और दूसरी तरफ यूरोपीय सैन्य क्रांति का असर साफ दिखाई दे रहा था। हेक्टर मुनरो की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन वो एक मशीन की तरह काम कर रही थी। बिल्कुल अनुशासित। यहाँ हमें सैन्य रणनीति की गहराई को समझना होगा। अंग्रेजों के पास बेहतर तोपखाना था और उनके सैनिक वॉली फायर की तकनीक में माहिर थे। ये वॉली फायर क्या होता है? वॉली फायर मतलब जहां पैदल सेना की एक पंक्ति गोली चलाकर पीछे हटती है और तुरंत दूसरी पंक्ति आकर गोली चलाती है। एक निरंतर फायरिंग होती रहती है। इसके सामने भारतीय सेना का पारंपरिक घुड़सवार हमला पूरी तरह से विफल हो गया। मतलब ये सिर्फ संख्या की हार नहीं थी? नहीं, ये पुरानी तकनीक की नई तकनीक के सामने हार थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, अगर स्पष्ट विजन, मजबूत रणनीति और आपसी अनुशासन नहीं है, तो एक छोटी और संगठित टीम भी बाजी मार सकती है। एकदम सही बात है। और बक्सर के इस मैदान में मिली हार ने सिर्फ उन 3 राजाओं को नहीं हराया,
बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भाग्य हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल दिया। इसे अंग्रेजों की केवल एक जीत नहीं कहा जा सकता, ये एक निर्णायक जीत थी, डिसाइसिव विक्ट्री। निर्णायक इसलिए क्योंकि इसके बाद पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। सब खत्म हो गया। हाँ, बंगाल उनके नियंत्रण में आ गया, अवध का शक्तिशाली राज्य हार गया, और वो मुगल सम्राट जिसके नाम से कभी पूरा भारत कांपता था, वो अब अंग्रेजों के रहमो करम पर एक पेंशन भोगी बनकर रह गया। सोचिए, युद्ध के मैदान में तो तोपें शांत हो चुकी थी, लेकिन असली खेल तो संधियों की मेज पर शुरू होने वाला था। 1764 में युद्ध खत्म हुआ और उसके ठीक एक साल बाद 1765 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में बहुत कम दस्तावेज ऐसे होते हैं जो किसी राष्ट्र की पूरी अर्थव्यवस्था को एक झटके में बदल देते हैं। हाँ, इलाहाबाद की संधि ठीक वैसा ही दस्तावेज था। रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों की तरफ से बातचीत कर रहा था, उसने एक ऐसा जाल बुना जिसने भारत को पूरी तरह से खोखला कर दिया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो युद्ध हार चुके थे, उन पर भारी दबाव डाला गया और इसी मजबूरी का फायदा उठाया गया। बिल्कुल, और इसी का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार हासिल कर लिए। दीवानी अधिकार, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा तकनीकी लगे सीखने वालों को, लेकिन अगर इसके अर्थ की गहराई में जाया जाए तो ये सत्ता की सबसे बड़ी और असली चाबी थी। वो कैसे? दीवानी अधिकार का सीधा सा मतलब था राजस्व या टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार, और ये कोई छोटे मोटे इलाके का अधिकार नहीं था। बिल्कुल नहीं। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 18वीं सदी में ये क्षेत्र पूरे विश्व के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। सोने की चिड़िया का सबसे अहम हिस्सा। हाँ, यहाँ का सूती कपड़ा, रेशम और कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में निर्यात होते थे। इस पूरे अमीर और उपजाऊ प्रांत की आर्थिक शक्ति, यहाँ के किसानों और व्यापारियों का सारा पैसा अब सीधे एक विदेशी कंपनी की तिजोरी में जाने लगा। और यहीं से बंगाल में एक बेहद क्रूर और अजीब-गरीब प्रशासनिक व्यवस्था का जन्म होता है, जिसे इतिहास में द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था को समझना बहुत दिलचस्प है। तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट असल में काम कैसे करती थी? देखिए, अंग्रेजों ने सत्ता और पैसा तो ले लिया, लेकिन राज्य को चलाने की कोई भी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था, पुलिस और आम जनता की सुरक्षा का सारा काम नवाब देखेगा। अच्छा, मतलब सारा बोझ नवाब पर। हाँ, इस जिम्मेदारी को निजामत कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ राज्य का सारा राजस्व, सारा टैक्स अंग्रेज वसूलेंगे। अगर इस द्वैध शासन की गहराई और इसकी विडंबना का विश्लेषण किया जाए ना, तो ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है। सच में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि किसी बड़े और संपन्न राज्य का सारा खजाना और उस तिजोरी की इकलौती चाबी किसी बाहरी व्यक्ति को दे दी जाए, लेकिन उसी राज्य में सड़कें बनाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता को न्याय देने की सारी जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति के कंधों पर डाल दी जाए जिसके पास एक भी रुपया ना हो। तो बिना पैसे के कोई नवाब प्रशासन कैसे चला सकता है? वो अपनी पुलिस और सेना को वेतन कहाँ से देगा? जब अकाल पड़ेगा तो जनता की मदद कैसे करेगा? बिल्कुल कर ही नहीं सकता। ये व्यवस्था कोई गलती नहीं थी, बल्कि इसे जानबूझकर इतनी चालाकी से डिजाइन किया गया था ताकि बिना किसी प्रशासनिक जवाबदेही के अंग्रेजों को अधिकतम मुनाफा हो सके। नवाब के पास जिम्मेदारी थी, लेकिन पैसा नहीं था। और अंग्रेजों के पास अथाह शक्ति और पैसा था, लेकिन जनता के प्रति रत्ती भर भी सहानुभूति या जिम्मेदारी नहीं थी। ये एक पूरी तरह से शोषक व्यवस्था थी जिसने बंगाल को एकदम कंगाल कर दिया। अब जब हमने इतिहास के इस पूरे घटनाक्रम और इसके पीछे के तंत्र को समझ लिया है, तो एक ऐसा सवाल सामने आता है जो ऐतिहासिक चर्चाओं में और परीक्षाओं में बहुत प्रमुखता से पूछा जाता है। वो प्लासी और बक्सर की तुलना वाला सवाल। बिल्कुल, प्लासी और बक्सर, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या था और दोनों में से ज्यादा निर्णायक युद्ध कौन सा था? इस तुलनात्मक अध्ययन को बहुत ही सरल तरीके से दिमाग में बैठाया जा सकता है। अगर इन दोनों घटनाओं की प्रकृति की बात की जाए, उनके नेचर की, तो 1757 का प्लासी का युद्ध असल में कोई युद्ध था ही नहीं। हाँ, वो तो बस एक चाल थी। वो महज एक व्यापारिक कंपनी द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था, एक कॉन्स्पिरेसी। उसमें सैन्य रणनीति से ज्यादा रिश्वतखोरी का काम था, जहां मीर जाफर जैसे सेनापति को युद्ध से पहले ही खरीद लिया गया था। लेकिन 1764 का बक्सर कोई धोखा नहीं था, वो एक वास्तविक युद्ध था, एक रियल बैटल। उसे खुले मैदान में बाहुबल, तोपों, बंदूकों और सैन्य कूटनीति से लड़ा गया था।
बिल्कुल। प्लासी में अंग्रेजों की जीत एक साजिश का परिणाम थी, जबकि बक्सर में उनकी जीत उनकी सैन्य श्रेष्ठता का प्रमाण थी। अगर विरोधियों की तुलना की जाए तो प्लासी में अंग्रेजों के सामने सिर्फ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, जो अपनों के धोखे का शिकार था। लेकिन बक्सर में अंग्रेजों ने भारत की 3 सबसे बड़ी स्वतंत्र शक्तियों के गठबंधन को एक साथ हराया था। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर दोनों के परिणामों में है। प्लासी ने भारत में ब्रिटिश राज का सिर्फ बीज बोया था, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। लेकिन बक्सर ने उस बीज को एक विशाल और गहरे पेड़ में बदल दिया। एकदम सही। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत की असली राजनीतिक और आर्थिक सत्ता सौंप दी। और अगर इन तथ्यों को हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में सुरक्षित रखना हो तो छात्रों के लिए एक बहुत ही आसान और असरदार फॉर्मूला है। बस इन 2 छोटी पंक्तियों को याद रखा जा सकता है। क्या है वो फॉर्मूला? प्लासी बराबर शुरुआत और बक्सर बराबर अधिकार। एक बार फिर से इसे दोहराना फायदेमंद होगा। प्लासी का मतलब है शुरुआत और बक्सर का मतलब है अधिकार। और इस फॉर्मूले में एक और पहलू जोड़ा जा सकता है, बक्सर बराबर बकाया वसूली। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया है, बकाया वसूली। हाँ, क्योंकि दीवानी अधिकारों के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो टैक्स वसूलने की ताकत मिली, उसी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को आर्थिक रूप से अभेद्य बना दिया। बक्सर बराबर बकाया वसूली, ये याद रखने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। सारा खेल इसी पैसे और पावर के इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का निचोड़ एक पंक्ति में निकालना हो तो वो क्या होगा? पूरे विश्लेषण का सार सिर्फ एक वाक्य में यह है, बक्सर का युद्ध वो निर्णायक सैन्य टकराव था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक साधारण व्यापारिक संस्था से हटाकर भारत के आर्थिक संसाधनों की मालिक और असली शासक बना दिया। इसके बाद कोई भी भारतीय शक्ति उन्हें चुनौती देने की स्थिति में नहीं रही। ये एकदम सटीक निष्कर्ष है। युद्ध के मैदान की रणनीतियों से लेकर संधियों के आर्थिक जाल तक ये पूरी कहानी सत्ता के क्रूर खेल को दिखाती है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो इतिहास की किताबों के पन्नों से